नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उन्हें संभालने और संवारने की जिम्मेदारी जितनी परिवार की होती है उतनी ही सरकार की भी। और नौनिहालों के भविष्य की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा और गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी उतनी ही बच्चों की शिक्षा और दीक्षा से बेफिक्री। और इसके लिए सबसे जरूरी है बेसिक शिक्षा की नींव। नींव जितनी मजबूत होगी, आधार जितना मजबूत होगा, उतना ही उज्जवल होगा नौनिहालों का भविष्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राथमिक और प्राइमरी शिक्षा, उसकी गुणवत्ता और शिक्षा के मानक की। लेकिन जब नौनिहालों का भविष्य निर्धारित करने वालों पर ही सवाल खड़े होने लगे तो फिर क्या कहेंगे। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। अगर 2 साल के अंदर पात्रता नहीं मिली तो हजारों शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि कुछ शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट भी दी गई है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 29 जुलाई 2011 को कक्षा 1 से 8 तक की नियुक्तियों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया था, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की ओर से अपनी सुविधा अनुसार घालमेल चलता रहा। अब देश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या करीब 50 लाख है। ऐसे में कई सारे सवाल राज्य सरकारों के पास है और कई सवाल शिक्षक संगठनों के भी हैं। हम चर्चा उन तमाम विषयों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अब से अनिवार्य होगा। अगर कोई टीचर टीईटी पास कर नहीं आया है और उनकी नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचा है तो उन्हें टीईटी पास करना जरूरी होगा। और यदि कोई शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा या कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। वहीं उन टीचर्स को राहत दी है जिनकी नौकरी 5 साल बची है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी को अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने साल 2020 में ही ये तय किया था कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कम से कम योग्यता टीईटी को बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सख्ती से लागू कर दिया है। क्या है टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। बिना टीईटी के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन। शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति दोनों में ही टीईटी जरूरी। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से कम समय, उनको राहत लेकिन प्रमोशन नहीं। जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची, उन्हें 2 साल में टेस्ट पास करना जरूरी। टीईटी पास नहीं तो शिक्षक को सरकार देगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में प्राइमरी स्तर का टेस्ट जरूरी। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में जूनियर स्तर का टेस्ट होना अनिवार्य। शिक्षक को टीईटी करना चाहिए, ये मैंडेटरी ये ऑर्डर हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसा टीचर जब नियुक्ति हुए हैं उस समय टीईटी का व्यवस्था नहीं था, क्वालिफिकेशन नहीं मांगे थे। ऐसे भी बहुत सारा टीचर हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम ज़रूर तर्जमा करेंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और दूसरी स्टेट में क्या किए उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम हमारे विभाग डिसीजन। कुल मिलाकर अगर कोई शिक्षक टीईटी पास नहीं करता और उसकी सेवा लंबी बाकी है तो उसे या तो नौकरी छोड़नी होगी या फिर रिटायरमेंट लेकर सेवा लाभ लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये फैसला शिक्षा में गुणवत्ता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये फैसला उन याचिकाओं पर आया है जो अलग अलग राज्यों, खासकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से दायर की गई थी। इन याचिकाओं में पूछा गया था कि क्या बिना टीईटी पास किए भी टीचर बनकर रह सकते हैं या प्रमोशन पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के बिना ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किस राज्य के कितने शिक्षकों पर पड़ेगा असर, डालते हैं एक नजर। इस कानूनी अनिवार्यता के चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख शिक्षक इस नियम के दायरे में आएंगे। राजस्थान के करीब 80,000 से अधिक 3rd ग्रेड शिक्षक फैसले के दायरे में आएंगे। इसके अलावा हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो फैसले से प्रभावित होंगे।
बात यदि जरूरत की करें तो टीईटी जरूरी क्यों है, तो आपको बता दें कि साल 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने नियम बनाया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक को टीईटी पास करना जरूरी होगा। तभी से टीईटी को एक ऐसी परीक्षा माना जाता है जो ये तय करती है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए योग्य और सक्षम है या नहीं। इसका मकसद कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता और क्षमता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 साल से बिना टीईटी पढ़ा रहे शिक्षक भी शिकायतों के बिना पढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा में समानता और गुणवत्ता के लिए एक मानक जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को अनिवार्य कर दिया है ताकि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति एक समान गुणवत्ता मानक पर हो। ये फैसला सरकारी और प्राइवेट स्कूलों दोनों स्कूलों की शिक्षा पर असर डालेगा, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़े अधिकार और शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के बीच टकराव की वजह से मामला बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। तो वहीं टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा की गई है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और शिक्षकों को लेकर आगे अब इस फैसले को क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और एक आदेश है कि आपको टीईटी की जो परीक्षा है वो टीचर्स को के लिए बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है, आपको उसको पास करना होगा। अब पहली से 8वीं तक के लिए ये जो फरमान है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, ये पहली बार की बात नहीं है। यदि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को बढ़ाना है, जैसे कि कुछ टाइम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि शायद इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया गया था। ये कह लीजिए कि ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था कि टीईटी भी कंपलसरी है। शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्हें बहुत बेसिक सी चीज़ें भी नहीं मालूम होती हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे थे। तो ये 29 जुलाई 2011 के बाद से ये चीजें ऐसा नहीं कि थी नहीं, चीजें थी, लेकिन फिर किसकी गलती रही? क्या राज्य सरकारों की गलती रही जो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करा पाई या इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करा पाई? यदि उस माध्यम से भर्तियां हो रही होती तो आज ये फैसला या इस तरह की चीजें नहीं आती। तो बहुत, देखिए, निर्णय बहुत अच्छा है। शिक्षा को और अच्छा करने के लिए यदि ये एक माध्यम रखा गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन असमंजस वहां उन टीचर्स के बीच में है जो अब इस क्राइटेरिया में आते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, नहीं करते हैं तो नौकरी चली जाएगी। क्या समाधान और क्या सही रहेगा? सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे एडवोकेट संदीप दुबे। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं वेद प्रताप सिंह। वेद प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भरत पटेल, जो कि प्रांत अध्यक्ष हैं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ से, उनका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वेद प्रताप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। वेद प्रताप जी, ये एक डिसीजन, टीईटी परीक्षा होना भी चाहिए, अच्छी बात है। और मैं फैसले का वेलकम इसलिए करूंगी क्योंकि हम आने वाली जो नई भर्तियां हैं उनकी बात करूं और प्रेजेंट में जो लोग इस क्राइटेरिया में हैं उनकी भी बात करूं। तो एक प्रॉपर चीजें दी गई हैं, कोई बोझ जैसा नहीं दिया। यदि आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स में जो असमंजस दिख रहा है या बड़े परेशान हो रहे हैं या कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो टीचर्स हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि आप प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, बेहतर इस चीज के बारे में आप बता पाएंगे कि इस फैसले को कैसे लेते हैं? कोई नई चीज तो आई नहीं। नमस्कार। फैसला उचित है जो है, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक चीज जोड़ना चाह रहे हैं, इसकी सूचना समय रहते ही अध्यापकों को मिल जानी चाहिए थी। अभी हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई कि ये इसका प्रावधान 2019 तक ही शामिल किया गया है। उसके अलावा जो है ये 5 साल के लिए बढ़ाया गया, तो इसको पब्लिक करना चाहिए था। हम सरकार से और माननीय कोर्ट से यही अनुरोध करेंगे कि इसके लिए समय सीमा और दी जाए और अध्यापकों को ये बताया जाता
तो बेहतर होता। और जहां तक रह गई फैसले की इसमें बात है योग्यता की, तो जो एनसीटीई ने निर्धारित की थी योग्यता, तो उसमें तो योग्यता अध्यापक उस समय की पूरी कर ही रहे थे, तब योग्य हुए। इसमें जो बाद में संशोधन किए गए हैं तो उसको पब्लिक करना चाहिए था। अभी तो हमारी यही मांग है, यही विचार है इस पे। नहीं तो किसकी गलती है सर? क्योंकि मुझे लगता है एक जो डेट है 29 जुलाई 2011 के बाद से ये चीजें हैं। कोई नई तो टीईटी परीक्षा आई नहीं, या सुप्रीम कोर्ट कोई नई परीक्षा तो लाया नहीं है, ये तो तब से ही था। इसको इम्प्लीमेंट कराने की बात थी समय समय पे। तो आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि पहले होता था, लोगों ने किया है तभी वो योग्य हुए हैं, तो फिर आज इतने समय बाद इस चीज को क्यों लाना पड़ रहा है? यदि योग्य हुए हैं और सब चीजें ठीक थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आज क्यों संज्ञान लेना पड़ा? ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। हित जो सेवा में है उनके लिए जो है उसको बताना चाहिए था, ये अनिवार्य। ये अधिनियम इस धारा के बारे में आम शिक्षकों में कोई जानकारी नहीं थी कि ये अचानक से इतना बड़ा फैसला आ रहा, ये आश्चर्यजनक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकारें उन्होंने छुपाया? भाई कोर्ट ने थोड़ी ना छुपाया है, कोर्ट क्यों छुपाएगा? ये तो उनके संज्ञान में गई चीजें, उन्होंने संज्ञान में लिया तब जाके ये चीजें आई है ना। मैं मुख्य रूप से पूछना चाह रही हूं, आप लोगों के संज्ञान में नहीं था, आप ये कह रहे हैं, तो किसने नहीं बताया? ये एक सवाल है ना। सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं, राज्य सरकारों को? अगर ये ऐसा है तो बिल्कुल मानते हैं कि राज्य सरकार को इसको पब्लिक में देना चाहिए था, विभाग में देना चाहिए था। अच्छा एक बात पूछूंगी मैं, चलिए मैं आपकी सारी बातों को चलिए मान लेती हूँ। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। अब देखिए वेद प्रताप जी, कोई भी जब टीचर होता है और 2011 से अभी तक में 2025 में हमें एक लंबा वक्त हो गया, क्या जो टीचर्स हैं जो फर्स्ट से 8th तक में पढ़ाते होंगे, 2011 से ये पूरे प्रावधान में है, आपने कहा बताना चाहिए था, क्या टीचर्स की खुद को नॉलेज नहीं होता कि हमारा क्या क्राइटेरिया है इस क्लास को पढ़ाने के लिए? ये भी तो जिम्मेदारी टीचर की होती है कि नहीं होती, बताइए। जी बिल्कुल होती। तो जिस समय हमारे लोगों की नियुक्ति हुई थी तो जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी सरकार ने, हम लोगों ने उसको हासिल किया था, तो हम उस समय जानकारी तो है ही था। लेकिन अब ये संशोधन 2017 में किया गया, 2019 में किया गया, इन संशोधनों के विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई। और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम हम लोगों को निर्धारित हुआ है कि हम बच्चों को 1 से 5 में क्या पढ़ाएंगे, 6 से 8 के बीच में क्या पढ़ाएंगे, तो वो पाठ्यक्रम पे चाहे जब परीक्षा ले लें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं परीक्षा देने में। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। तो पाठ्यक्रम हम लोग इतने दिन से सेवा में हैं। और एक छोटी सी लाइन जोड़ना चाह रहे हैं, अगर यही सब गुणवत्ता है तो सब विभागों में ऐसे जो प्रमोशन होते हैं या इन नौकरी बने रहने के लिए बीच बीच में मानक योग्यताएं जैसे सरकार शिक्षकों के लिए बदल रही है, वैसे सब विभागों में करना चाहिए सरकार को। हमें सब विभाग गुणवत्तापूर्ण हो जाएंगे। ये केवल शिक्षक के लिए 20 साल 25 साल सेवा करने के बाद अचानक से ये बताया जाए, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सरकार से, इन सबसे अपील करेंगे कि इस तरीके से एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से और एक सार्वभौमिक फैसला लेना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी क्योंकि भरत जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। भूपेन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी भूपेन जी देखिए, राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष और इस पर मैं बाद में जाऊंगी क्योंकि एक ऐसा विषय है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और टीचर्स से जुड़ा हुआ है और बच्चों के भविष्य की बात होती है, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो आप कहां से एक उज्जवल भविष्य बच्चों का देखेंगे। यहाँ वेद प्रताप जी जो बात कह रहे हैं और एक संशोधन की बात कह रहे हैं कि 2017 और 19 में संशोधन हुआ, पहले हमें ये पता था, फिर संशोधन होने के बाद ये चीजें हमारे पास नहीं आई, तो हमको बताया जाना चाहिए था या हमें और समय दिया जाना चाहिए, इस वजह से ये लोग परेशान हैं। तो अब इस दुविधा में हैं कि करें क्या। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो सरकारों को भी मानना है, वो टीचर्स को भी मानना है, तो यहां मुख्य रूप से गुनहगार किसको मानेंगे?
देखिए राखी जी, इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा है, उसका प्रायोगिक रूप, प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया गया। सन 1995 में नियमित भर्तियां खत्म कर दी गई यहाँ पे, और जो व्याख्याता, सहायक शिक्षक और उच्च शिक्षक के जो पद हुआ करते थे, उनको खत्म करके इन्होंने गुरुजी और शिक्षा कर्मी के एक नया फॉर्मेट लाए, और उसके शिक्षा कर्मी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, और उसके तहत उन्होंने भर्ती की। और जो प्राइमरी जो शिक्षा, जो प्राथमिक केंद्र थे, उन्होंने गुरुजी, और गुरुजी के लिए उन्होंने नियुक्ति की जो पावर दी है, वो वहां की ग्राम पंचायत और वहां की नगर पालिकाओं को दिए, और जो जिला पंचायत थी और जो जनपद पंचायतें थी। तो आप जानते हैं कि उसमें नियुक्तियों में किस तरह से होती है, जो सरकार होती है उनके लोग प्रतिनिधि होते हैं, उस तरह से नियुक्तियां हुई। लेकिन इसके बाद उनकी जब संख्या बढ़ गई इन सब लोगों की, और जब संख्या बढ़ गई, जब वो वोटर के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो राजनीतिक पार्टी के लिए वो आंदोलन करने लगे, और आंदोलन के रूप में कुछ कुछ उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। और बढ़ाने के बाद जब उनका नया फॉर्मेट आया, और जब उच्च केंद्र सरकार ने 2009 में आरटी, मतलब कि जो शिक्षा थी, शिक्षा को अनिवार्य नियम लागू किया, उस अनिवार्य नियम के तहत एनसीटी ने ये लागू किया गया कि जो प्राथमिक शिक्षक है उनके लिए एक प्राथमिक परीक्षा होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने, जो हमारी संघीय व्यवस्था में जिस तरह से संविधान में राज्य और केंद्र शिक्षा है, जैसे सीबीएसई और मध्य प्रदेश बोर्ड, इस तरह से जो राज्य की शिक्षा का जो संवैधानिक रूप से परिवर्तन है, तो उसने उसको लागू कर लिया। और लागू करने के बाद 2011 से सीपीसीटी परीक्षा होने लगी, जो कि सेंटर की सीटीईटी परीक्षा थी, और उसके तहत उनकी केंद्रीय विद्यालयों में और जो नवोदय विद्यालय में थे और जो सेंट्रल विद्यालय थे, उनमें नियुक्ति होने लगी। लेकिन कुछ राज्यों ने उस नियम को लागू किया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसको लागू किया और टीईटी की परीक्षा कराने शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले जो शिक्षक भर्ती हो गए थे, उनके शिक्षा की भर्ती करने के बाद उनके लिए कोई नियम नहीं था। उनके यहाँ ग्राम पंचायत से नियुक्तियां होती थी, जनपद पंचायत से, और नगर पंचायत और नगर शहरी क्षेत्र में नगर निगम से नियुक्तियां होती थी। लेकिन 2018 में उनका मर्जन किया गया, जो विधानसभा के द्वारा किया गया मध्य प्रदेश में, और उनको वही पद दे दिया गया जो मूल पद थे पहले की तहत। उनको व्याख्याता का पद और उच्च शिक्षक और सहायक शिक्षक का पद, और उनके वेतनमान में 7वां वेतनमान आयोग लगा दिया गया। अब यहाँ पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि कई, जैसे उड़ीसा जैसा राज्य है, उन्होंने भी टीटी बाद में लागू किया गया, क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जो बजट देंगे, अगर वो बजट हमको 5 साल में लागू नहीं किया गया, तो हम वो बजट रोक लेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो प्राइमरी एजुकेशन का था। इसके तहत सब राज्यों ने लागू किया, लेकिन देर से लागू किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बेसिक परीक्षा पहले से ही होती रही, और उसको वो आपने बेसिक शिक्षा के लिए करते रहे हैं, और उनके बाद उनकी एज वार भी हो जाती थी, लेकिन उनका नंबर सीरियल से आता था। तो इससे कुछ शिक्षक प्रभावित होंगे, कुछ शिक्षक नहीं प्रभावित होंगे। लेकिन जो शिक्षक निश्चित रूप से जो आयु के रूप में जाएंगे, जिनकी आयु हो रही है, तो वो निश्चित रूप से मर्सी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगी। और ये एक बहुत बड़ा पोर्टल बना है, जो 50 लाख पूरे भारत में ऐसा तरह से आंकड़े आए हैं कि 50 लाख शिक्षक होंगे। तो इसमें राजनीतिक पार्टियां भी निश्चित रूप से, जो सत्ता की पार्टियां हैं, वो भी कोर्ट में जाएंगी, और उनको, क्योंकि वो एक वोटर है, और एक बहुत बड़ा रूप में वोटर, क्योंकि एक शिक्षक अगर प्राइमरी का होता है, तो वो बूथ लेवल पे भी बहुत काम करता है। वो काफी कुछ सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, और पीएलओ होता है, बहुत सी योजनाओं को उनको क्रियान्वयन करता है, तो उनके लिए वो कार्य करेंगे। लेकिन ये कहना कि उनको पता नहीं था, ये सबको पता था कि आरटीई 2009 नियम लागू किया गया है, और उसके तहत, लेकिन जो भर्तियों का जो स्तर था, और जो भर्तियों का स्तर जिस तरह से राजनीतिक रूप में किया गया पूर्ववर्ती सरकारों ने, तो वो उसके कारण ये उन लोगों को परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से शिक्षकों को जानता हूं जो ऐसे ही पास हो गए हैं, और ऐसे ही शिक्षक बन गए, और शिक्षा पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग तो सेवानिवृत्त भी हो गए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसमें जरूर ये क्लियर कर दिया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होता है, क्योंकि हम कई बार डिबेट में आ चुके हैं और बात कर चुके हैं कि 9वीं के बच्चों को उनको अंग्रेजी के वर्ड से नहीं बनते। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा है, वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, और उस चौपट होने बहुत से हैं। सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, भर्ती का ही कारण नहीं है, एक भर्ती का कारण भी है कि उनकी पात्रता, योग्यता है। साथ साथ शिक्षकों के
जो जिस तरह से मापदंड उनको कार्य शिक्षक के रूप में कार्य देना चाहिए वो भी एक है, और बहुत से टेक्निकल, पहले तो उनका वेतनमान भी था, वेतन और बाकी सुविधाएं नहीं है। लेकिन साथ साथ ये कहना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय 2009 के जो आरटी जो शिक्षा का अधिकार कानून था उसके बाद से जो अभी किया है वो निश्चित रूप से सरकार और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए है, और ये राष्ट्र की बेसिक उस हायर एजुकेशन हो चाहे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन हो, क्योंकि आधार वही है, और आधार अगर कमजोर होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पे आएगा। लेकिन जो अब भर्ती हो गए हैं उनका कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा, और ये निश्चित रूप से सरकार भी उसमें निकालेगी, क्योंकि हमने देखा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट में जाने वाली है, रिव्यू पिटीशन पर फाइल करने वाली है। लेकिन एक संदेश क्लियर गया है देश के रूप में कि शिक्षकों की योग्यता के रूप में समझौता कोर्ट ये फैसला है, निश्चित रूप से सरकार उसको मानेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी भूपेंद्र जी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, और इसलिए भी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार माने, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो मानना भी चाहिए और मानना भी पड़ेगा। अब टीईटी की अनिवार्यता पर जहां तक एक बात हो रही है, क्योंकि भूपेंद्र जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, उन्होंने कहा कि जो सरकारें कोर्ट में जाने की बात कर रही हैं, या एक आंकड़ा आता है कि 50 लाख टीचर्स ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे। अब कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, आगे की जो लड़ाई है वो इनको लड़नी है, सरकारों को लड़नी है, लेकिन इसका एक समाधान निकालने की जरूरत पड़ेगी जो ये दिखाता है कि प्रॉपर तरीके से जो अभी कहा गया है वो इतनी जल्दी होता हुआ नहीं दिखता। इसके लिए बहुत संघर्ष है। अब जो टीचर्स हैं वो इस टेंशन में रहेंगे, हो सकता है वो भी जाएं, वो भी अपनी बात रखें, हो सकता है इसका कोई एक निराकरण निकले। आपको लगता है कि इसका कोई एक सॉल्यूशन आने वाले समय में होगा? देखिए राखी जी, 2-3 चीज़ों को समझने की यहाँ ज़रूरत है। पहली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, तो हमको लगता है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को स्वीकार करेगा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। हम आप कभी बहुत सारी जो है खबरें आती रहती हैं, टीचर्स के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, या जो जानकारी देते हैं जो क्लासरूम में देते हैं वहाँ भी ये देखा गया है कि वो उनको कोई सब्जेक्ट का बहुत सारा ज्ञान नहीं है। ये सब सारी बातें क्यों आई? अभी जो सुलेरे जी बता रहे थे कि 95 में जिस तरह से संविदा शिक्षक भर्ती हुई, और उसके अलावा अन्य राज्यों में भी आप देखिए कहीं शिक्षा मित्र हैं, कहीं कोई कुछ भी हैं, इस तरह की भर्तियाँ होती रहीं। जो तत्कालीन जो सरकारें थीं उन सरकारों ने समझो एजुकेशन में ज़रूरत थी शिक्षकों की, रेगुलर नियुक्तियां नहीं हो रही थी। आप बताइए, उसके पहले एक बार अर्जुन सिंह ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शुरू किया था, लोगों ने साल भर तक पढ़ा, इसके बाद उनको रेगुलर किया गया। ऐसे बहुत सारे प्राथमिक और मिडिल स्कूल के जो टीचर्स हैं जो मध्य प्रदेश में और तमाम जगहों पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है, अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है। तो बाद में जो संविदा कर्मी के रूप में आए, अध्यापक के रूप में आए, इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई। कुछ बेसिक जो है क्राइटेरिया उनका रहा, कभी जो है BTC करके आए, D.Ed करके आए, तमाम करके आए, लेकिन इन लोगों को एक जो है प्रोफेशनल एजुकेशन की एक डिग्री लेके आए और उनको उनकी पात्रता मानी गई। अब देखिए दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप समझिए जिस समय जो है राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 2009 में, उसके बाद 2011 में NCT आया, और उसके बाद जो है TET परीक्षा की बात जो करी गई, जिसको सरकारों ने समय समय पर इस बात को आगाह भी किया। हमें ये नहीं समझ में आता कि शिक्षकों को क्या यह बात पता नहीं थी, या सरकार किस तरह से बताई, या क्या वो विभाग नहीं बता पाए, शिक्षकों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो अभी एक जो संशय क्रिएट हो रहा है, और जो शिक्षक संघ के जो भी अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि प्रॉपर समय में बताना चाहिए था। दूसरी उनकी मांग है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट इस समय सीमा भी बढ़ाए। अभी देखिए समय सीमा कैसे बढ़ाए? 95 का जो टीचर हो गया वो तो रिटायरमेंट के करीब हो गया, और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि जिनकी 5 साल की सेवाएं बची हैं उन पर ये लागू नहीं होता, लेकिन जो वर्तमान में है क्या उनकी गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए? एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही अच्छा जो है शिक्षार्थी ला सकता है, उसको अच्छी शिक्षा दे सकता है। और इस देश का अधिकार, जब एक कानून बन गया कि जो है बच्चों को सही शिक्षा
और जो है जो जिस तरह के टीचर्स होने चाहिए, इफिशिएंट टीचर्स होने चाहिए जो उनको पढ़ाएं। तो सबसे बड़ी शुरुआत होती है बेसिक शिक्षा से। अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है, आप ज़मीनी स्तर पर ही अगर कोई चीज़ नरिश कर रहे हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे बच्चे हों, तो आगे जा कर के वो क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे 10वीं तक जाते हुए ड्रॉप आउट में कर लेते हैं। ये तमाम समस्याएं सरकार के सामने हैं। सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आई ताकि ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने बताया, अब दूसरा एक जो पहलू है वो ये है कि 50 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा पूरे देश भर में। 50 लाख शिक्षकों पर असर पड़ना मतलब सरकारों को तो सोचना पड़ेगा, जिन जिन राज्यों की सरकार चाहे केंद्र सरकार की है, क्योंकि इनके साथ ये ग्रास रूट लेवल पर है, ये बूथ लेवल पर भी है, और ये जो है आप ये समझ लीजिए कि वोटर्स के बीच में है। बहुत सारा जो है आप अभी देख रही होंगी कि BLO और तमाम चीज़ें इन्हीं में से लोग हैं। तो इसका असर जो है राजनीतिक रूप से भी पड़ने वाला है। तो अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयास करती है। जहाँ तक 20 साल 15 साल पढ़ाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक को हटना पड़ रहा है, उसकी सेवाएं समाप्त होती हैं, तो उसके परिवार का क्या हाल होगा, ये भी देखना होगा। इसका एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबको मानना भी होगा। रही बात है कि जो पुनर्विचार याचिकाएं जा रही हैं, सरकारें जा रही हैं, वो बात की बात है। लेकिन आज की डेट में देश का कानून बन चुका है कि सारे शिक्षकों को TAT की पात्रता होनी चाहिए, की पात्रता होनी जरूरी है। तो अब जो भी सरकार जिस तरह का असमंजस सामने आ रहा राखी, वो समझना होगा कि क्या सरकारें इसका समाधान कैसे निकालती हैं। जो प्रभावित जो भी शिक्षक हैं उनके साथ क्या न्याय हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या राजनीतिक पार्टियां या सरकार ये इस दिशा में कौन सा कदम उठाती हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर पेश किया है, तो दोनों बातें हैं। सामाजिक दृष्टि से आप देखें तो शिक्षा की गुणवत्ता होना बहुत ज़रूरी है, नौनिहालों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ा क्रांतिकारी कदम है। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यवहारिक बात है कि जो इतने सालों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं और जो उनकी सेवाएं हुई हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको भी, उनके बारे में भी सोचना होगा। हमें लगता है कि इसका समाधान निकालना बड़ा पेचीदा है, लेकिन समाधान तो सरकार को निकालना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो प्रभावित होंगे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करेगी ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात थी। गौरव जी, क्योंकि RP श्रीवास्तव जी ने भी उस चीज को बोला और सभी लोग, क्योंकि अब देखिए मैंने एक बात कही थी और वो बात RP श्रीवास्तव जी की भी तरफ से आई, और इसीलिए मैं उस प्रश्न को आपसे लूंगी कि इस पूरे मामले में जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर पर देखिए केंद्र में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग हैं, सब जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है, आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको सब एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, सब उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा क्योंकि जो लोग हैं सीमाओं में वो परेशान हो रहे हैं। जैसे वेद प्रताप जी क्योंकि अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, उन्होंने अपनी पीड़ा बता दी। बहुत से स्टेट की गवर्नमेंट ऐसी हैं जो अभी भी याचिका लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बिल्कुल तैयारी में है। तो इसका एक समाधान निकालना है, तो राजनीतिक रूप से पार्टियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इस पूरे विषय पर आप क्या माने? राखी जी, देखिए, इस पूरे क्रोनोलॉजी को शुरू से समझने की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया 2009 में और 2010 में NCT ने जब इसको कंपलसरी किया, यानी सजेशन दिया कि टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, लेकिन कंपल्शन नहीं किया था। 2014 में 5 जजों की खंडपीठ ने प्रमति इंस्टीट्यूशन और कल्चरल ट्रस्ट का एक मामला है, उसमें फैसला दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इस व्यवस्था से, इस कंपल्शन से अलग कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो विषय जो आज 1 सितंबर को जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके बाकी सभी पर यह कंपल्सरी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है कि टेट की परीक्षा उन्हें उत्तीर्ण करनी पड़ेगी या सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। अगर इसको मानव संसाधन के गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए, भारत के भविष्य की दृष्टि से देखा जाए, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए, और शिक्षकों की जो क्वालिटी है, यानी पात्रता एक विषय है, योग्यता दूसरा विषय है। योग्यता होना अनिवार्य है, व्यक्ति पात्र हो सकता है, लेकिन योग्यता तो होना ही चाहिए। कम से कम एक व्यवस्था में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी
कहा है, तो इसका पालन होना ही चाहिए और इसका समर्थन यहाँ उपलब्ध सभी पैनलिस्टों ने किया भी है। लेकिन सही कहा आप लोगों ने कि इसका एक मानवीय पक्ष है और इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, लेकिन देश के भविष्य को राजनीतिक स्वार्थ और हानि के आधार पर नहीं तोला जा सकता। उसका समाधान निकाला जा सकता है, एक विन विन सिचुएशन ऐसी निकाली जा सकती है जिसके आधार पर जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन कम से कम बच्चों को जो शिक्षा दे रहा है वो टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, उसके लिए 2 वर्ष का पर्याप्त समय भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बहुत कठिन परीक्षा नहीं जिसको लोग उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं उत्तीर्ण कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी ना पात्रता है ना योग्यता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में क्या नौनिहालों का भविष्य दिया जा सकता है? तो उनके लिए जरूर सरकारें अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सोचेंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ देंगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक समाधान का रास्ता, उनके साथ खड़े होने का एक संबल दिया है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक लाभ हानि या उसके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में इसको देखना वो उचित नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, ये होना ही चाहिए। और माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो बाहर किया गया है उसको भी इसमें लाने के लिए 5 जजों से ऊपर की खंडपीठ को इसको अग्रसारित कर दिया गया है। तो मुझे लगता है उस पर भी कोई ना कोई फैसला होगा। और जो आर्टिकल 12(1)(c) में जो व्यवस्था दी गई है, सभी स्कूलों में, सभी इंस्टीट्यूशंस में 25% छात्र ऐसे हैं जो गरीब और माइनॉरिटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको शिक्षा देने की बात की गई है। तो जो 75% छात्र है, क्या उनका अधिकार नहीं है? उनको अधिकार अच्छी शिक्षा का है, अच्छे टीचर्स का है, जो योग्य हो, जो टेट उत्तीर्ण हो, जो सीटेट उत्तीर्ण हो, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। सरकारें इस पर मंथन कर रही हैं। 113 पन्नों का ये फैसला है, बहुत सारी उसमें पेचीदगियां हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है और सरकारें इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगी और उसमें बीच का समाधान, बीच का रास्ता निकालेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक संतुलित फैसला है ये, और किसी को भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, खासतौर से जो शिक्षक वर्ग से आते हैं, उन्हें बहुत परेशानी नहीं होगी। जैसे किसी भी प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को पूर्ण करना ही चाहिए और वो वही व्यवस्था दी गई। और जैसा अब हमारी एक पैनलिस्ट ने कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको शिक्षा से दूर दूर तक कहीं कोई सरोकार नहीं है, एक शब्द भी नहीं लिख सकते, एक अंग्रेजी का, हिंदी का वाक्य भी नहीं बना सकते। तो क्या ऐसे लोगों के हाथ में नौनिहालों को दिया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रश्न है और समाज का प्रश्न है। ये कोई किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी राज्य का प्रश्न नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का प्रश्न है और इसका समाधान निकलना चाहिए और निश्चित रूप से सरकारें इसको निकालेंगी। राखी जी, ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी सर, अनम्यूट करिए, म्यूट है शायद आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आवाज आई? हाँ संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। संदीप जी, पूरा जो एक फैसला आया और टीईटी को लेके जो बात हो रही है, सबसे पहले आपका पक्ष, आप क्या मानते हैं? और जो इसका एक निराकरण करने की बात हो रही है, एक समाधान निकालने की बात हो रही है, एक मानवता की बात उन टीचर्स के लिए हो रही है जो अभी उस जॉब को लंबे समय से कर रहे हैं या उसमें हैं, आपका क्या मत है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जजमेंट को मैं सरसरी तौर पे देखा हूं। आपको पूरे देश का एक बेसिक चीज समझना होगा कि हमारे यहाँ 3, एक तो है प्राइवेट स्कूल और एक है अल्पसंख्यक स्कूल और एक जो है सरकारी स्कूल जो है प्राइमरी। और जो कम से कम 90 के दशक के बाद के टीचर अभी बचे होंगे, वो उनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो लोग बीएड डीएड पास है, ऑलरेडी पास। बल्कि प्राइवेट स्कूलों में सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, उस पर कड़ाई नहीं कर पा रही है। तो वहां जो टीचर, वो लोगों के लिए टीईटी जैसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि वहां जिस प्रकार से नियुक्ति होती है उसके बारे में किसी प्रकार का शासन का पकड़ नहीं है। सिर्फ एफिलिएशन ले लेना और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, 25% बच्चों को भी एडमिशन नहीं करा पा रहे, तो आरटी तो प्राइवेट स्कूलों में फेल है। अभी ये जो जजमेंट आया है, ये सिविल अपील है। मध्य प्रदेश, मद्रास, कई जगह से जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है
जो एक जजमेंट है प्राइमरी प्राथमिक वाले जजमेंट में, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को टीईटी से एग्जम्प्ट किया था। टीईटी क्या है? एक टेस्ट है, सिर्फ एक दिन का टेस्ट है, लेकिन उसको एग्जम्प्ट किया था। उस जजमेंट के अपील में सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में आना था, जो अदर टीचर है माइनॉरिटी के अलावा, जो अदर टीचर के स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इनको जब लाना था तो इनको सारे स्टेट को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना था, प्रैक्टिकल स्थिति देखना था। हर स्टेट की पोजीशन अलग अलग है और वहां की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। और रही बात जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट भाजपा के नेता बोल रहे थे कि ऐसे टीचर को रहना नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं एडवोकेट भी हूं, आज अचानक एक 3 घंटे का टेस्ट दिया जाए और हो सकता है कि मैं उसमें फेल हो सकूं, तो आप 3 घंटे में किसी को टेस्ट नहीं कर सकते। 20 से जो है सबसे ज्यादा यूपी में है, सबसे ज्यादा यूपी में आप क्या, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं, यूपी की बात में कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं एक बात। हम टीचर की बात कर रहे हैं। मेरा इसमें कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है मान्य होता है, रिव्यू का स्कोप बहुत कम होता है, जितने लोग भी जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ एक बात जरूर करना था कि सारे राज्यों को, सारे जो स्टेक होल्डर है जिससे प्रभावित हो सकते हैं, उनको ओपन सुनवाई कर लेना था। इनमें पूरे जजमेंट में आप देखोगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में ये जरूर है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एनसीटी ने लगातार जो है 19 में भी एक्सटेंशन दिया। उस एक्सटेंशन को टीचर्स लोग माने नहीं या इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा पाई उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि टीचर जो है एक पढ़ाने के अलावा टीचर का काम इतना सबसे ज्यादा है कि जितने भी इम्प्लीमेंट होते हैं सेंट्रल के स्टेट के जो योजना है वो सब टीचर से कराते हैं, तो उनको सरकार छोड़ भी नहीं पाती और उनको प्रेशर बना भी नहीं पाती। तो इस स्थिति में ये फैसला आना एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि जो इतने लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं, जो 5 साल का इन्होंने एग्जम्पशन दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट 10 साल कर सकती थी, जो 2 साल का है उसको 2-3 साल कर सकती है। मेरे को ऐसा लगता है रिव्यू जो है टू दी एक्सटेंड वहीं तक हो सकता है कि जहां टाइम का एक और एक्सटेंशन मिले, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाए और अदर स्टेट भी रिव्यू लगाए कि हमको टाइम का एक्सटेंशन दें। अदरवाइज जजमेंट जो है बेस्ड अप है राइट टू एजुकेशन एक्ट से। एनसीटी का जो एनसीटी ने जो सर्कुलर निकाला था वो 2001 का है, 2009 के एक्ट से पहले से निकला हुआ है कि आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो जजमेंट तो बहुत बृहत है, बहुत सारे जजमेंट को इसमें वो किया गया है, लेकिन जो टीचर है उनके बारे में सरकारी टीचर के, क्योंकि आदेश सिर्फ सरकारी में लागू होना है, माइनॉरिटी अभी अलग हो गए हैं क्योंकि रिफर हो गया आपको लार्जर बेंच को, और प्राइवेट स्कूल वालों पे सरकार का कोई पकड़ नहीं है, सिर्फ एफिलिएशन देते हैं साल भर में और उसके अलावा बेलगाम चल रहे हैं। सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर इससे प्रभावित होने वाले हैं, जो लोग कई कारणों से टीटी नहीं दे पाएंगे। तो मेरे को लगता है जो 5 साल का वो दिया है वो उनको 10 साल कर सकते थे, क्योंकि जो टीचर 30-30 साल से पढ़ा रहा है क्या वो ट्रेंड नहीं होगा? क्या वो मैथ्स नहीं पढ़ा पाएगा? आप टीटी में होता है क्या, आपके जो है मैथ्स के और जनरल नॉलेज के आप उसको एग्जाम ले रहे हो, तो कम से कम जो टीचर अपॉइंटेड है ऑलरेडी 2009 के एक्ट के बाद पहले से, उनको कम से कम एग्जाम करना चाहिए। थोड़ा इसमें और इनको समय देना चाहिए और 5 साल से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपका भी एक सुझाव है। भरत जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, भरत जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाएंगे। वेद प्रताप जी, एक बार फिर आप ही से देखिए, बहुत सारे लोगों की बात आपने सुनी, आपका भी मत है। देखिए, सबके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए भी हैं क्योंकि आने वाले समय में इसका एक क्या समाधान हो सकता है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों ही बातें हैं। एक तरफ हम शिक्षा की अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें उस पहलू पे भी देखना है कि टीचर्स जो कर रहे हैं इतने लंबे समय से काम, उनके लिए भी सब ठीक हो जाए। लेकिन हमें इस पहलू को भी देखना पड़ेगा कि अमूमन सब लोग इसका पूरा क्राइटेरिया बना रहे, कब से ये चीजें आई, कब उसमें संशोधन हुआ, फिर क्या क्या चीजें आई, लेकिन इंप्लीमेंट आज के समय पे क्यों नहीं हो पाया? यदि उस समय से जब आया फिर संशोधित हुआ, वो वैसा चल रहा होता तो शायद ये स्थिति आज हम नहीं देख रहे होते, ये सबको सब चीजें क्लियर होती। अब आ तो गई चीजें, अब इसका एक समाधान। अब मुझे ये बताइए कि अभी मान लीजिए, क्योंकि वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल ही कोई याचिका लग गई या परसों कोई याचिका लग गई, क्योंकि कोर्ट का मामला है, एक
प्रक्रिया में समय लगता है। वो जाती है, उस पर संज्ञान में लिया जाता है, फिर सुनवाई होती है, चर्चा होती है, बहस होती है, फिर एक समाधान निकलता है। समय चाहिए उसके लिए, लेकिन आप लोगों को जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा के अकॉर्डिंग तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठ सकते हैं कि हम याचिका लग गई है या जो अन्य स्टेट की गवर्नमेंट है वो याचिका पहुंचा रही है तो हम अभी वेट एंड वॉच में रहते हैं। नहीं, आप लोग अपना समय जो इस क्राइटेरिया में आते हैं वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, नहीं तो नुकसान शिक्षकों का हो जाएगा, क्योंकि आदेश है और आदेश को मानना तो पड़ेगा, भले ही उसमें बाद में एक आपको एक समाधान मिल जाए। जी, हम लोग जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे संगठन के नेतृत्व करता है वो अपनी राय, अपनी याचिका जो है रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसी अनुसार हम लोग दिशा निर्देश का पालन करेंगे, जो सरकार और कोर्ट कहेगी उसका पालन करें। हम इसमें सिर्फ एक लाइन कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों को पाठ्यक्रम पढ़ाना रहता है स्कूलों में, उस पाठ्यक्रम के आधार पे परीक्षाएं लेनी नहीं चाहिए, बीच बीच में लेनी चाहिए। 2 साल पे लगा दे, 4 साल पे लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको परीक्षा देने से कोई भय नहीं है। और जो हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कुछ लोग, कुछ अध्यापक ये नहीं लिख पाते हैं, तो अपवाद की तुलना, अपवाद का उदाहरण लेकर के सब समाज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सरकार ने अभी कायाकल्प के माध्यम से 13-14 पैरामीटर्स विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं दी है। हम मानते हैं कि प्राथमिक स्कूलों का उत्तर प्रदेश में कायाकल्प हुआ है। ठीक है वेद प्रताप जी, मैं अमूमन इंटरप्ट करती नहीं हूं, पर एक बात पे करूंगी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ ऐसे अपवाद हैं उनको लेकर हमें सब पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, मैं मानती हूं, लेकिन सर अपवाद वाली चीजें नहीं आई ना। मैं खुद भी आपको बोल सकती हूँ, सिर्फ अपवाद वो होता है या इक्का दुक्का चीजें आ जाए। ऐसे बहुत सारी खबरों से हम रूबरू होते हैं जहां पे टीचर्स नशे में चले जाते हैं। अब सुनिएगा, नशे में जाते हैं, उन्हें खुद का होश नहीं होता। बहुत से स्कूलों में बच्चों से दूसरा काम कराया जा रहा होता है। बहुत से टीचर्स को हिंदी लिखनी नहीं आती, बहुत से टीचर्स को ये नहीं पता होता जो 1st से 8th के स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, जिस जिले का वो शिक्षक है उसे नहीं पता वहां का कलेक्टर कौन है। अब आप सोचिए क्या शिक्षा। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, तो आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे। तो महज अपवाद नहीं है, जब बहुत सारी चीजें आती हैं तब हमें इतना ज्यादा सोचना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हैं या और शिक्षक हैं वो भी ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे ही लोगों की वजह से तो ये चीजें हुई हैं। और फिर उनको किसने भर्ती किया, उनसे क्यों नहीं पूछा गया, क्या उनकी योग्यता चेक की गई, उनका क्या देखा गया। यही बात है, यही बात तो उनकी योग्यता पूछनी चाहिए कि किस पैमाने पर न्यूनतम योग्यता मतलब उन्होंने क्या हासिल किया था, तब उनकी नियुक्ति। इसमें 2099 वाले भर्ती बैच के हैं और 2009, 2007, 14, 15 जो भी भर्तियां आई हुई हैं, सभी भर्तियों पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सब वही भर्तियों पे कहीं ना कहीं मुकदमा चल रहा है। तो फिर इस तरीके से तो पूरी भर्ती ही फंसी हुई है। एक पक्ष ये नहीं है कि टीटी पास है कि नहीं पास है, तमाम भर्तियों पे चल रहा है इस तरीके से। तो इसके लिए तो समय रहते याचिकाओं का निस्तारण करना चाहिए। और विभागीय परीक्षा की बात है या टीटी की बात है, वो तो करानी चाहिए, करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भूपेन जी, मैं जितना वेद प्रताप जी को सुन और समझ पा रही हूँ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एक पीड़ा मिली है एक टीचर होने के नाते, उन लोगों को थोड़ा समझा जाए। और बाकी कुछ ऐसे केसेस भी हैं, वो कह रहे हैं ऐसे तो फिर बहुत सारी नियुक्तियां ऐसी हैं जिन सब पे ही जांच हो जानी चाहिए, उन सब पे ही सवाल लग जाएगा। और शायद इसीलिए इतने बड़े नंबर में आंकड़ा आया है कि इतने लाखों में शिक्षक जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो फिर ये तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई कि अब इसके लिए आगे क्या होगा, लेकिन समय तो चला जाएगा, ये एक दिन का डिसीजन थोड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज ऐसा तो नहीं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आ गया और उन्होंने उठा के डिसीजन दे दिया। बहुत समय से ये चीजें चल रही होंगी, जाहिर तौर पर संज्ञान में होंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आने वाले समय में भी इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज यदि याचिका गई, यही चीज मैंने बोली थी, लेकिन तब तक समय और उस क्राइटेरिया का क्या करेंगे, आपको फॉलो तो करना है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी और वो उन्होंने क्या किया था, शिक्षा का फंड घटा दिया था। और जिसके कारण क्या हुआ था कि शिक्षा के जो उन्होंने जिसके कारण जो शिक्षा की रेगुलर भर्तियां रुक गई थी और उन्होंने एक नया फार्मूला संविदा शिक्षा कर्मी इस तरह से लाया। वो एक सैलरी में 3 लोगों को रख रहे थे। अब रख रहे थे तो उस तरह से वो रहे थे, लेकिन वर्तमान परिवेश के निर्णय से ये आया कि आप सरकार भी फंडिंग करेगी, उसको व्यवसाय का उद्यम नहीं मानेगी कि उससे शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है, बल्कि वो ये जो बढ़ती सरकारें थी वो ये चाह रही थी कि शिक्षा से हमको आउटपुट निकले, और उस तरह से उन्होंने नए नए प्रयोग कर डाले जिसमें हम पुनः बताया है। लेकिन उनकी संख्या जब वोटों के रूप में ज्यादा बढ़ी, उन्होंने आंदोलन किए और लाखों सरकार को वो एक योजना वाले कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं जो सरकार होती है, तो इससे उनको नहीं नकारा जा सकता। और इसके कारण 2018 में मध्य प्रदेश ने उनको लेवल किया और उनको वेतन मान दिया। तो ये जो है ना, ये सरकार के लिए भी अच्छा। भूपेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जल्दी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि समाधान की बात तो हमने कर ली, सभी लोगों के जो व्यूज हैं वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सब स्वागत करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने सुझाव हैं। एक सुझाव ये भी आया कि इसको जो टाइम पीरियड दिया है वो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, क्या ये उचित होगा? नहीं, देखिए, टाइम पीरियड बढ़ाने वाली बात हमको तो लगता है कि बहुत सारा टाइम दे चुकी है सरकार। सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान में लिया? भाई आप 2011 का देखिए, 2019 में देखिए, एक्सटेंशन भी दिया। अब एक मौका और भी दिया कि 2 साल और भी 2 साल में पास करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा प्रावधान भी दिया है कि भाई आप इसको जो है किसी तरह से अपने आप को रिटेन करने के लिए, आपको बने रहने के लिए एक पात्रता परीक्षा दीजिए। लेकिन जहाँ तक समाधान की बात है, मेरा ये सिर्फ इसमें ये कहना है कि चाहे पूर्ववर्ती सरकारों ने किया हो, चाहे वर्तमान सरकार ने किया हो, चाहे परीक्षाएं ली गई हों या जहाँ परीक्षा नहीं ली गई, जो पुराने टीचर्स हैं उन सबको मौका तो देना चाहिए। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसमें, वो है क्या? पॉलिटिकल एंगल है। आप देखिए, 50 लाख बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, 50 लाख मतलब 50 लाख परिवार, कितने वोटर्स उस पर डिपेंड करते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं उनको भी, उनकी भी इच्छा शक्ति को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने कहा ना कि मानवीय पहलू भी देखना पड़ेगा, उसका व्यवहारिक पहलू भी देखना पड़ेगा। अगर सरकार, मान लीजिए जो लोग टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, ये सरकार को सोचना है, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला दिया है कि जिसमें जो है बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, जहाँ से बच्चों का प्रादुर्भाव होता है, अगर वहाँ मजबूती मिलती है तो बच्चा आगे चल के एक अच्छा जो है स्टूडेंट बन पाएगा, अच्छा विद्यार्थी बनेगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। जब वहाँ से बेसिक ही पढ़ाई नहीं कमज़ोर होगी तो आगे चल के करेगा क्या? और आज देखिए, आज बदलती दुनिया में आज कितनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, तमाम जो है टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखिए तो बच्चों को उस लेवल पर लाना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड पर लाना पड़ेगा, न कि उनको जो है किसी तरह से पढ़ा के और आगे बढ़ाना। मैंने कई बार देखा है कि एक ऐसा राज्य सरकारें खुद जिम्मेदार हैं, वो फरमान चला जाता है टीचर्स को कि इनको पास करना ही है, आप 8वीं में पास कर दीजिए, चाहे उनको कुछ आए या ना आए। मतलब रिजल्ट को भी देखते हैं ताकि कहीं सरकार ये ना समझ ले कि उनकी कोई खामी नजर आए या विभाग। तो ये भी आप देखिए, अभी भी ऐसा होता है कि जनरली क्लासेज में जो 8वीं या जो बोर्ड होती है 5वीं, उसमें प्राय ये जाता है वहाँ से निर्देश कि इन बच्चों को पास कर दिया जाए। तो गुणवत्ता कहाँ से रहेगी? गुणवत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है निश्चित रूप से प्रभावशाली होगा। तब ये स्थिति नहीं आएगी, अगर नीचे स्तर पर बच्चे अच्छी पढ़ाई करके आएंगे तो उनको पास करने जैसी समस्या नहीं रहेगी, वो खुद पढ़ करके आगे आएंगे। तो ये भी सब बहुत सारे पहलू हैं और उन पर देखना, लेकिन समाधान निकालना सरकार का काम है। जहाँ तक अदालत का काम है, अदालत ने फैसला दे दिया, जो भी याचिकाएं जाएंगी पुनर्विचार याचिका, उस पर क्या फैसला आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। गौरव जी, एक छोटा सा सवाल है बस मेरा आपसे, और यही है कि अब एक चीज हो सकती है कि
पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर सकती हैं। और ये भी एक बात होती है कि एक कोई ऐसा प्रावधान उन लोगों के लिए कर दिया जाए जो इस क्राइटेरिया में है या परेशान हैं, या मान लीजिए कि टीईटी परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो उनका क्या होगा। आप क्योंकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन शिक्षकों के बारे में सोचकर यदि कोई एक निर्णय लिया जा सकता है, उसी को आगे फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट को किया जाएगा, तो शायद एक वहां से कुछ बैलेंस हो सकता है। लेकिन प्रयास तो करने पड़ेंगे सर। राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और ये बहुत स्वस्थ परिचर्चा आपने किया है इस डिबेट में, और यहीं से उसका समाधान भी निकलता है। राज्य सरकारें माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अपने ग्रीवांसेस लेकर के जा रही हैं, और जो ऐसे शिक्षक हैं जो सपोज करिए, केवल उम्मीद करिए कि वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपयोगिता तो है, उनके प्रति ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की कोई दुर्भावना है। जैसे सिंह साहब ने अभी कहा कि जो पात्र नहीं है तो क्या वो टीचर नहीं है, नहीं, उनके प्रति भी है, और मुझे लगता है कि राज्य सरकारें उनके समायोजन के लिए भी कुछ न कुछ सोचेंगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला है, ये बिल्कुल स्वस्थ फैसला है, और भारत के भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध जा सकता है। और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, बहुत योग्य है, बहुत सक्षम है, बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा, और एक जो टीईटी और सीयूटी की परीक्षा को बार बार टालने की जो एक प्रवृत्ति बन गई थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। ये फर्म तय हो गया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि आगे से देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में यही व्यवस्था चलेगी। ये सब लोग स्वीकार कर ले, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक एंगल नहीं चलेगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा सर, वैसे समय हो गया। सर अनम्यूट करिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है नहीं जाने वाली, इसमें तो सरकार, राज्य सरकार फैसला करेगी। लेकिन मेरा तो यही मत है कि कुछ एक्सटेंट तक के जो है सरकार को जानी चाहिए, अपने दिक्कतों को देख के, अपने राज्य की स्थिति को देख के, और इसमें रिव्यू करना चाहिए। जजमेंट की जो बात है, जजमेंट में जो जिस प्रकार के डिसीजन दिए हैं, जिस प्रकार के एनालिसिस किया है, वो तो सही है, लेकिन जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, वहां पे थोड़ा सा मेरे को जो है रिव्यू का स्कोप दिखता है, और उसी स्थिति में सरकार को जानी चाहिए। कुछ कह रहे थे वेद प्रताप जी, जल्दी से बोलिए सर। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो बात पूर्ववर्ती सरकारों कहा जा रहा है, तो ये जो नए संशोधन न्यूनतम योग्यता के लिए बनाए गए हैं 2017-19 में, तब से यही सरकार चल रही है, तो इसमें तो पूर्ववर्ती सरकार का कोई रोल नहीं इन भर्तियों में। और परीक्षा के लिए मेरी गुजारिश यही है कि समय जरूर बढ़ाया जाए, या तो इनको जैसे 2019 से बैन किया, मतलब ये हो गया था कि 15 तक सीमा थी, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, फिर 19 की सीमा थी, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसको प्रचारित नहीं किया गया है, और जहां तक मुझे जानकारी। वेद प्रताप जी, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। वेद प्रताप जी, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ सबके विचारों को सुनने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, कि पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है या वर्तमान की सरकार जिम्मेदार है, सरकार को अभी छोड़ दीजिए आप। अब इसके एक समाधान की बात निकल रही है, यदि उसके लिए कोई एक चीज आती है कि कैसे आप लोगों के हित के बारे में सोचा जाए, उसको कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाए, उसकी बात होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि इस वक्त चिंता जो है शिक्षकों की करिए, अपने लोगों की करिए, और उन लोगों की भी करिए कि अब इस तरह की चीजें ना हो। साथ के जो लोग ऐसे हैं उन्हें भी मैसेज करिए, क्योंकि हम सिर्फ सवालों में किसी को नहीं खड़ा कर सकते। इस चर्चा का माध्यम था कि जो लोग, क्योंकि आप लोगों के भी हित की बात हुई, आपके हित की भी बात हुई कि आप लोगों का भी जो एक पहलू है, जो पीड़ा है, उसका क्या समाधान होगा। तो मुझे लगता है उस पर एक बात हुई है, इसका क्या समाधान होगा ये तो हमें आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार को मानना होगा, और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि टीईटी जो अनिवार्य की गई है, इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको आपको फॉलो करना होगा। हाँ, यदि आपत्ति है आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप उसका इंतजार नहीं करिए, क्योंकि ये एक दिन में समाधान नहीं होगा। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और जो भी आने वाली चीजें होंगी वो फिर देखना होगा कि इसमें कितना बदलाव हो सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।